I guess yes, everything seems to be fine and I am live. Yes or no? I guess yes. Okay, so yes, I am live and started. Hello everyone, I hope I am audible and visible. Sorry for delay, Hannah. You are well aware about my technical expertise in computer. Hannah? Yes. हाँ, मैं और आदित्य सर बैठ के हम दोनों ने काफी लंबा चौड़ा वो किया. ही वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि उन्होंने बैठ के सारी की सारी चीजें जो है उसको क्या किया, समझाया. एंड ही वॉज टेकिंग गुड केयर ऑफ मी कि भैया क्या है क्या नहीं है कैसे करना है इसको. एंड थैंक यू आदित्य सर फॉर दिस. नाउ लेट्स कम टू आवर पर्टिकुलर सेशन जिसमें अपन आज बात करने वाले हैं. I hope you guys are having a good time with the current affairs and all. And now we are having lots of different stuff जो हम कर रहे हैं. Recently we just completed our current affairs weekly class. So उसमें I hope तुम लोगों को मजा आया हो. And this is like fortnight catch up कि भैया 15 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अपन इस पे बात करेंगे. So hello Pooja, hello Akansh, hello Anushka, hello Sanskriti. Mm, okay, yes, everyone. Hello. Hello. So, properly audible and visible, am I? Right. So, भैया next time से ध्यान रखेंगे जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आप क्या कहना चाहिए सेशन छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना. मैं ऑलरेडी ये चीज कर देता हूँ. तो फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स व्हाट वी आर हैविंग, लेट्स सी व्हाट फॉर दिस पर्टिकुलर 15 डेज हमने क्या किया क्या नहीं किया. एंड मूविंग ऑन, the first thing was about the world population today, है ना. yes, so दुनिया की पॉपुलेशन 7-7.5 बिलियन थी लास्ट टाइम जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था. फिर इस साल का टाइम आया फॉर द वेरी दिस ईयर दिस पॉपुलेशन हैज क्रॉस द 8 बिलियन मार्क. लाइक इफ इट इज एवरीथिंग गोज वेल इट इज गोइंग टू क्रॉस इट एज वेल. Now, World Population Day is being celebrated in every year. It's like बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपको अवेयरनेस फैलाना है कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन हो रही है, कहाँ पे क्या कहानी हो रही है वगैरह वगैरह. सो ऑल यू नीड टू डू इज वन थिंग कि जब भी कोई इंटरनेशनल डे या इंटरनेशनल पर्टिकुलर वीक का टाइम आता है ना, तो आपको बस इतना करना है कि आपको जो भी पर्टिकुलर डे है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपके नोट्स में क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए. जैसे पहली चीज होना चाहिए कि वो डे जो है वो कब मनाया जाता है. दूसरी चीज होना चाहिए कि उसकी थीम क्या है. समटाइम्स व्हेन अ पैसेज रिलेटेड टू क्लैट कम्स, थीम जो है वो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस समटाइम्स अदर जो पर्टिकुलर यूजी के लॉ के टेस्ट होते हैं उसमें भी थीम जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है. तो इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर थीम, है ना, अभी ठीक है, तो उस थीम को नोट करें. थीम के अलावा आपको नोट करना है कि पहली बार जो है वो कब मनाया गया था. उसके अलावा आपको वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में नोट करना जरूरी होता है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको क्या करता है, लीड करता है. राइट. एंड अनडाउटली फॉर इंडियन कंसर्न अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन इज अ बिग इशू, है ना. India is projected to surpass the Chinese population. Like India is going to become the largest population country in the world in coming 1.5 years. जो पहले 2027 2028 था वो थोड़ा सा क्या हो गया है, पीछे हो गया. चाइना में पॉपुलेशन का जो पर्टिकुलर वो है क्या कहना चाहिए है इशू है या पॉपुलेशन की ग्रोथ है जो है कमजोर हो गई है. सो दैट इज व्हाई इट इज लाइक हैविंग lesser amount of population growth. India is having like undoubtedly from the last decade India जो recent reports है वो कहती हैं कि इंडिया में population growth जो है percentage wise कम हुई है. बट है ना, वो जो पर्टिकुलर कहानी है क्या कहना चाहिए ग्रोथ की ओवरऑल वो वहां मैक्सिमम कंट्रीज के केसेस से ज्यादा है. सो दैट इज व्हाई इंडिया इज गोइंग टू बिकम द वेरी मच मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन कमिंग 1.5 years.
ओके, सो फ्रॉम लास्ट एज आई टोल्ड यू कि भैया पहले 7-7.5 बिलियन के आसपास थी, अभी के टाइम पे 8 बिलियन पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं है, इट्स गोइंग टू बी लाइक 4-5 months मोर जब वो 8 बिलियन पहुंच जाएगी. Right. Apart from this, there are certain more particular finding in the report of United Nation, जिसमें उन्होंने अलग-अलग चीजें बताई थी जो यहाँ पे listed down है. Now, जब भी कोई रिपोर्ट या कोई इंडेक्स या कोई पर्टिकुलर चीजें वो होती हैं, क्या कहना चाहिए, रिलीज होती हैं, तो उसकी फाइंडिंग्स क्या होती है, इस पे अपन बात कर चुके हैं कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जिसको लेके एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है. दैट इज समथिंग यू आर सपोज टू लर्न, दैट इज समथिंग यू आर सपोज टू राइट इन योर नोट्स. ओके, सो दैट वाज अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स. क्योंकि जुलाई स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे था, जो इस चीज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड बातें जो है अवेयरनेस के फॉर्म में लोगों को बता सके. लेट्स कम टू द क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस है वगैरह वगैरह. राइट, the question is the India is projected to surpass the China as the world's most populous country in within over 1.4 billion people. Right, पूछा रहा है कि इंडिया जो है चाइनीज पॉपुलेशन कब सरपास कर देगी, लाइक ओवर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन. ऑप्शंस में है 2022, 2023, 2024, 2025. आंसर करें जल्दी से, आई एम वेटिंग. ओके, पूजा कहना है बी, विश्वजीत का कहना है बी, Sanskriti said B, that is 2023. Akash is saying B. Samriddhi is saying B. Everyone is saying B, and B is the correct answer. याद रखना, पिछला वाला जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था उसके हिसाब से इट वाज सपोज्ड टू बी डन इन 2027-2028 कि 2027-2028 में चाइना को हम बीट करने वाले थे पॉपुलेशन के केस में. बट जिस तरीके का रिसेंट सिनेरियो चेंज हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी 2023. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, द ग्लोबल पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड 8.5 बिलियंस इन 2030, 9.7 billion in 2025, 2050, and 10.4 billion in. Options are like 2050, 2070, 2090, 2100. Come on. बताओ भैया 10.4 बिलियन पॉपुलेशन दुनिया की कब हो जाएगी? ओके, B 2017. Okay, D. The correct answer is 2100. Yes, at the end of this millennia, at the end of this particular 100-year span, right, it is going to be like more than 10 billion. Isn't it a good thing कि हम बहुत like अभी अगर बात करें तो 8 बिलियन मार्क अपन नवंबर में क्रॉस करने वाले हैं, and it will actually take like close to 78 years अगर मैं देखूं to complete the 10 billion mark. Right, so it's a good thing that population is being stabilized. नहीं तो imagine it's like population is going exceptionally great और हमें वो Thanos जैसा कोई concept जो है वो ढूंढना पड़े. Right, moving on to next one. The World Population Day is observed in every year. कुछ आ रहा है कि World Population Day हर साल किस दिन मनाया जाता है? 11th May, 11th June, 11th July, 11th August. Come on, बहुत easy है ये, सबके आंसर करेक्ट चाहिए मुझे. Okay, Sanskriti, Vishwajit said C. Janvi, Akansh said C. Ash said A. Saket said C. Anushka, Arsh ने वापस आंसर चली गया, C भी कर दिया. Okay. Yes, the correct answer is option number C कि भैया 11th July is something जो हमेशा की तरह हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. Just make sure कि इसको कैसे जज कर सकते हैं अपन. जब भी जुलाई 11th के आसपास का टाइम होगा ना, तो आपके आसपास जो न्यूज़पेपर आ रहे होंगे या जो भी टीवी चैनल डिबेट्स हो रही होंगी न्यूज चैनल्स पे, सबके सब पॉपुलेशन की बातें शुरू कर देते हैं, है ना. रेस्ट अदर पूरे के पूरे 364 days दे नेवर टॉक अबाउट पॉपुलेशन. एंड इसी के टाइम पे आई गेस क्या कोई पॉपुलेशन बिल पार्लियामेंट वगैरह में प्रेजेंट करने की बात की गई है? अगर हाँ, तो ये आपका होमवर्क है कि which particular parliamentarian is presenting, है ना, what are the consequences, what are the clauses of that particular bill, etc etc. तो आप समझ गए ना, आपको होमवर्क भी समझ में आ गया. वेरी गुड, मूविंग ऑन.
Which of the following statement is correct regarding the world population prospects? The Population Division of United Nations has been publishing the world population prospects in the biennial cycle since 1951. Each, है ना, of the WPP, any World Population Prospects, a historical time series of population indicators since 1945. It does so by taking into account of new release of national data, revised estimate of past trends in fertility, mortality, international migration, etc. D, none of these. बताएं भैया. Okay, ठीक है. C, D, C, D, etc., etc. The correct answer is option number, right, B. Yes, each revision of the world population prospect provides a historical time series of population indicators starting from 1945. ठीक है. So भैया थोड़ा सा क्वेश्चंस को वो करके रखें, थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके रखें आंसर करते वक्त. आगे बढ़ते हैं, है ना. दिस वाज द रीडिंग रेफरेंस फॉर यू गाइस. इंडियन एक्सप्रेस के लिए आर्टिकल था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो आप भी पढ़ सकते हैं. मूविंग ऑन, दी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट फाइल आपके पास है. यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है 2021 में, है ना, बट इट वाज डिलेड ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक. और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 हर साल इसी दिन इसको रिलीज करते हैं. पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है. इस साल की थीम थी अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन toward a resilient future for all, harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all. है ना, ये उसकी थीम थी. बाकी हाइलाइट्स आपको दिख रही है कि भैया नवंबर में 8.5 बिलियन 8 बिलियन मार्क क्रॉस कर जाना है ना. 9.7 बिलियन 2050 में होगा, 10.4 बिलियन 2080 में, 2100 के आसपास में होगा. ठीक है, और उसके आसपास बाकी सारी चीजें दी हुई है. मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक. ये भी सेम उसका सबका सब वो दिया हुआ है कि कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे रेट ज्यादा है ग्रोथ के, कहाँ पे रेट कम है, कहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, कहाँ पे मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, एग्जैक्टली एक्सेट्रा. ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, जेंडर गैप रिपोर्ट 2022. Now this is a report or index. तो भैया सेम थिंग, which institution, है ना, राइट, कौन सा इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, उसके अलावा की कहानी ये है कि भैया बताओ इंडिया की रैंक क्या है. तो इंडिया की अगर कोई रैंक है तो इंडिया की रैंक में या तो इंप्रूवमेंट होगा या इंडिया की रैंक वो हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी. और अगर इंडिया के कंसर्न में देखा जाए और ऐसी कोई रिपोर्ट आई है तो कई बार इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो रिपोर्ट जो है वो कैंसिल की जाती है, कहते हुए कि उसके पैरामीटर सही है. तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी नोट डाउन कर लो. सो जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करते हैं. जेंडर गैप रिपोर्ट कह रहा है इंडिया वाज रैंक्ड लो, है ना, एट द प्लेस ऑफ जेंडर पैरिटी, despite of improvement in 5 places and different things, ye wo aisa waisa. Only 11 countries were ranked below India in the index, with Afghanistan, Pakistan, Congo, Iran, Chad being worst 5. The report releases in Geneva said, right. और सारी चीजें, so just make sure कि कुछ फैक्ट फाइल हैं जो आपके सामने यहाँ पे है. डायरेक्टली वी विल मूव टू क्वेश्चन की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन, या जो पर्टिकुलर वो है अदर एंट्रेंसेस है यूजी के या लॉ के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कैसे बनते हैं. मूविंग ऑन, Iceland has topped the list, becoming the most gender equal country for the time of the row. पूछा रहा है कि आइसलैंड जो है वो कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा जेंडर इक्वल कंट्री बना है. फॉर दिस वन ऑप्शंस में है 10th, 11th, 12th, 13th. कम ऑन, मैं चैट देख रहा हूं, जल्दी से बताएं भैया. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने लास्ट टाइम ही क्लास में आइसलैंड के बारे में डिस्कशन किया था. Yes or no? We discuss about its gender equality. We discuss about its geography, basic geography की ये किस तरीके से greenest country बन जाती है and वगैरह वगैरह. याद आ रहा है कुछ? Okay. The correct answer is it is 12th time. It is 12th time. Yes, from last 12 years, Iceland has topped this list, becoming the most gender equal country in the world.
Okay, moving on to next one. How many countries have been covered by the Global Gender Gap Index 2022? पूछा रहा है कितनी countries जो है वो Global Gender Index के उसमें क्या कहते हैं लिस्ट में कंसिडर की गई हैं. ऑप्शंस पे 146, 48, 51, 55. Okay, Sanskriti said A, Lavanya said A, Hetvi said 146, that's A. Vishwi said B, that's 148. Saket 46, that is A. Jay and Janvi said A. Samriddhi said A. The correct answer is option number A. Yes. 146 countries जो है इस particular list में rank करती है. Okay. चले, moving on to next one. Which country ranked first in the Arab world in the Gender Gap Report 2022? पूछ रहा है कंट्री जो अरब वर्ल्ड में यानी मिडिल ईस्ट नॉर्थन अफ्रीकन रीजन में सबसे टॉप पे रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स उसमें रिपोर्ट में. सो ऑप्शंस में कुवैत, बहरीन, यूएई, कतार. बताएं. Okay, Vishwajit said C, Manas A, Sanskriti Jay, that was C, Janvi C, Lavanya C. The correct answer is C, United Arab Emirates. Yes. है ना. सो यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे टॉप पे रही है मिडिल ईस्टर्न नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन या अरब वर्ल्ड में. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडिया? पूछा रहा है इंडिया के कंसिडरेशन में कौन सा स्टेटमेंट गलत है. इंडिया हैज स्कोर्ड 0.629 on the scale of 0 to 1 with its seventh highest score in last 16 years. However, India has the lowest ranking in the health and survival sub-index and has registered the declining score of political empowerment. The Global Gender Index tracks the world's progressive toward the parity of four key aspects: political empowerment, health, survival, educational attainment, and economic participation and opportunity. None of these. बताओ. क्वेश्चन लंबा हो गया क्या? आई मीन आई थिंक कि काफी लंबा हो गया. राइट, सो जल्दी से आंसर करो मुझे. Okay, so that's B, B, D. Take your time, take your time. Now, okay, the correct answer is option number D. The correct answer is option number D. Yes, all the statements are correct regarding India. ठीक है, moving on. ये भी इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था जिसके बेसिस पर हमने पैसेज बनाया था. दिस इज द रीडिंग रेफरेंस फॉर यू गाइस. देयर आर सम फैक्ट फाइल जो आपके सामने लिखी हुई है कि the gender parity is not recovering according to the global gender index gap report index, है ना. It's another 132 year to close the it will take 132 years to close the global gender gap. It's a very good question. ये डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में क्लैटर पूछा जा सकता है. आइसलैंड टॉप द लिस्ट, है ना, 12th consecutive year. इंडिया के रैंक जो है 135 है आउट ऑफ 146 अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट, है ना. और 16 ईयर में ये हाईएस्ट परफॉर्मेंस है. और कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जो लो में है. और इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया ने भले 135th रैंक दी है, 16 ईयर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी हेल्थ सर्वाइवल के केस में ये क्या है, थोड़ा सा नीचे आई है. राइट. ओके, सो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है, जेंडर गैप इंडेक्स जो है ट्रैक करता है वर्ल्ड्स प्रोग्रेस टुवर्ड दी जेंडर पैरिटी इन 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए थे, है ना. दिस आर सम अदर फाइंडिंग्स कि भैया टॉप 10 कौन है, टॉप 5 कौन है, लास्ट में कौन है. अरब वर्ल्ड में दिया हुआ है कि यूएई सबसे आगे चल रहा है, वगैरह वगैरह. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. UNESCO's Convention on the Safeguard of the Intangible Cultural Heritage. Yes. कौन है यूनेस्को? यूनेस्को का बड़ा सिंपल सा काम है, जितने भी हमारे पास हेरिटेजेस हैं,
जितने भी हमारे पास ऐसी कोई पर्टिकुलर चीजें हैं या ऐसी पर्टिकुलर टेंजिबल नॉन टेंजिबल चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, तो वो उसको क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करने के लिए काम करती है ना। सो इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द इंटरगवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्कोस 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल हेरिटेजेस, है ना। इसको आईसीएस के नाम से जाना जाता है। द यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला कि एज अ नेशन, है ना, सेलिब्रेटिंग द आजादी का अमृत महोत्सव, इंडिया विल बी पार्ट ऑफ टू प्रोमिनेंट कमिटीज ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर एंड वर्ल्ड हेरिटेज 2021 टू 2025, राइट। और इंडिया को चुना गया है वगैरह वगैरह। डायरेक्टली गेट इनटू द क्वेश्चन। Okay, can could we get this as a PDF? अभिषेक, I guess हमारे उसमें टेलीग्राम चैनल में ही अवेल हो जाएगी, बाकी मैं एक बार टीम से पूछ के बता दूंगा। Let's move to the question. The election for the intergovernmental committee took place during the which General Assembly of 2003 convention, right? Options में 3rd, 5th, 7th, 9th, बताओ। बताओ भैया कौन से नंबर की जनरल असेंबली थी 2003 के कन्वेंशन के बाद? ओके, विश्वी सेट सी। एनीवन एल्स? डी? डी? The correct answer is option number D, that's ninth convention. No, sorry, ninth general assembly after 2003 convention. ठीक है? Moving on, in the past, India has served how many number of term as a member of intergovernmental committee of this convention? पूछा रहा है कि इंडिया जो है उसने कितनी बार इसके पहले क्या किया है, सर्व किया है ना, in this committee? 2, 3, 4, none of these, बताओ। ओके, विश्वीत का कहना है 2। गौतम का कहना है बी, विश्वीत said A, that's 2 again. Anyone else? Okay, the correct answer is option number A, that's 2. Yes, इसके पहले इंडिया ने 2 बार इस पर्टिकुलर कमेटी में, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी में क्या किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। This is the 3rd time that we are going to serve. Okay, right. Moving on to next one. The Intergovernmental Committee of 2003 Convention consists of how many members and is elected in the General Assembly of the Convention according to the principle of equitable geographical representation and rotation. सो भैया पूछा जा रहा है कि टोटल कितने मेंबर होते हैं इस पर्टिकुलर इंटर गवर्नमेंटल कमेटी में? ऑप्शंस में 18, 21, 24, 27, बताओ। ओके, विश्वित का कहना है सी। जय का कहना है सी। जानवी का कहना है सी। एनीवन एल्स? Gautam is also saying C. Anushka said 24, that's C. Yes, the correct answer is 24 member. The correct answer is 24 member. Okay? Right. Moving on to the next one. Which of the following statement is incorrect? India ratified the 2003 Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage in September 2005. With 14 inscription of the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. India also ranked high in the listing of intangible cultural heritage. After the inscription of Durga Puja in 2017, India submitted the nomination for Garba of Gujarat to be discussed in 2023. None of these. Come on.
बताओ इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? जय सेड सी, डी सी बी। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, ऐसा भी कुछ है क्या? ओके, सो टेंजिबल नॉन टेंजिबल का मतलब समझ में आता है ना, कि भैया हम जैसे फिजिकली फील कर सकते हैं, जैसे हम फिजिकली फील नहीं कर सकते, राइट? सो ये वही का डिफरेंस है कि जो टेंजिबल कल्चर है, हेरिटेजेस हैं, जो इंटेंजिबल हेरिटेजेस हैं, ये उनके बीच की सेफ गार्डिंग का डिफरेंस क्रिएट करने वाला कॉन्वेंशन था। कि देयर इज अ कल्चरल एस्पेक्ट, जैसे महाराष्ट्र में गणपति होते हैं, बंगाल के साइड दुर्गा पूजा होती है, गुजरात में गरबा वगैरह होता है ना? मध्य प्रदेश में सब होता है, मध्य प्रदेश में सारे कल्चर है, सो मध्य प्रदेश में सब होता है और एवरीथिंग। तो जो इंटेंजिबल कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर कन्वेंशन था, राइट? द करेक्ट आंसर इज, जस्ट 1 minute guys. The correct answer is option number C. The correct answer is option number C. This is incorrect. Okay, right? Sorry, वो गलती से पेज एंड में ही चला गया था। ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर कि सी मतलब दुर्गा पूजा जो है उसको इंडिया ने सबमिट किया था नॉमिनेशन, बट अभी के टाइम पे जो वो है गरबा है उनका डिस्कशन नहीं होने वाला। ओके, moving on, this was the reading references again from the Indian Express, right? India become the UNESCO panel for intangible cultural heritage वो है क्या कहना चाहिए committee. Moving on, these are some fact file जो आपके सामने लिखी हुई है कि 2003 में ये पर्टिकुलर कन्वेंशन आया था, 2022 से 2026 5 इयर्स का ये पर्टिकुलर साइकिल है, जिसके लिए इस साल 2021 में इंडिया को इलेक्ट किया गया है ना। ये 9 जनरल असेंबली थी जिसमें ये पर्टिकुलर काम हुआ था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलता है। कैन एनीबडी टेल मी how many number of UNESCO World Heritage sites are there in India? तो बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है? सो दीज आर सम फैक्ट्स फाइल जो आपके सामने लिखी हुई है अलग अलग, है ना, जो आपके लिए अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मूविंग ऑन, ये पर्टिकुलर कुछ कन्वेंशंस के बारे में दिया हुआ है, कुछ क्या कहना चाहिए एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जो सबमिट हुए हैं, है ना, जिसमें वैदिक चैंटिंग है, रामलीला है, कुटियाट्टम है, और कुंभ मेला है, योगा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अगले उसमें तरफ। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, यस। व्हाई वी नीड टू डू ओशन कॉन्फ्रेंस? एनीवन? मैं अभी भी चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, आप बता सकते हो। कुछ भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ओशियानिक बाउंड्री डिस्प्यूट्स, ये कहना है गौतम का। और कोई? पूजा का कहना है प्रोटेक्शन ऑफ ओशन। देखो गौतम, तुमने जब बोला ओशियानिक बाउंड्री डिस्प्यूट तो सबसे पहले दिमाग में चाइना, साउथ चाइना सी आया, है ना? तो भैया साउथ चाइना सी में रेगुलर कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं क्या? बिल्कुल होते रहते हैं। नहीं भी होगा तो जो आसियान कंट्रीज है ना, वो उठेंगी और किसी न किसी एक समिट में इसके बारे में बात कर देंगे। बट व्हेन इट इज लाइक यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022, it is about the protection of ocean, है ना, protection of oceanic life, protection of oceanic culture. yes, हमने अब तक आई गेस लाइक जो लास्ट मैंने नेट जियो की रिपोर्ट देखी थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग पूरे दुनिया का
5 to 10% के आसपास ओशन हमने एक्सप्लोर किया है ना. That us human being, the most sophisticated, most advanced species in this world, है ना, हमने 5 to 10% ओशन एक्सप्लोर किया. लेकिन हमारे द्वारा, है ना, भेजा गया वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक, कचरा, है ना, क्रैश, इसने लगभग पूरा का पूरा ओशन जो है उसको एक्सप्लोर कर लिया. Okay, yes, that was the clear-cut statement that we will never, in coming 2-3 centuries, we are not going to able to be like explore ocean completely. But the trash, the garbage that we are thrown in the ocean, that has explored the entire ocean, right? So ये particular conference जो है वो उसी ocean को protect करने के लिए की गई थी. 27th of June एंडिंग में ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट हुई थी, है ना. जस्ट टू मेक श्योर कि अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ देयर इज अ क्लाइमेट चेंज, इफ देयर इज समथिंग जिसमें हम ओशन में कुछ गड़बड़ी करते हैं या नेचर में कुछ गड़बड़ी करते हैं, तो ये उसी के लिए की गई थी. ये 5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे अलग अलग कन्वेंशन, बहुत सारे अलग अलग पर्टिकुलर चीजें जो है उसके बारे में डिबेट की गई, बहुत सारी अलग अलग कंक्लूजन्स जो है उसको इंक्लूड किया गया, और अल्टीमेटली कुछ पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए कंक्लूजन्स के बाद कुछ डिसीजंस बनाए गए कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, तब जाके हम अपने ओशंस को ज्यादा बढ़िया प्रोटेक्ट कर पाएंगे और ज्यादा बढ़िया क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे उसके लिए, राइट. So let's move to the questions कि क्या कहानी चल रही है questions में, है ना. The conference was co-hosted by the government of and Portugal. पूछा रहा है कि गौतम, सिंगल यूज प्लास्टिक ये आज का नहीं चल रहा है ना. जैसा कि तुमने बोला, मतलब अपन देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2 to 3 years से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दो, उसकी लिमिट बता देते हैं कि तब तक मत करना, तब तक मत, मतलब बंद कर दो यूज करना वगैरह वगैरह, बट पीपल आर नॉट डूइंग दैट. सो इस अभी के टाइम पे गवर्नमेंट अनडाउटली थोड़ा स्ट्रिक्ट हुई है, बट ये डायरेक्टली इसी कॉन्फ्रेंस से एसोसिएटेड नहीं है ना. सो पूछा जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस जो है कौन सी 2 कंट्रीज ने को होस्ट की थी. एक था पोर्चुगल, दूसरा कौन है ऑप्शंस में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, जिम्बाब्वे. बताओ. सो विश्वी सेड बी, लावण्या सेड सी, हेतवी सेड सी. एनीवन एल्स? Now the correct answer is option number C, that's Kenya. Yes, apart from Portugal, which is an European nation, the Kenya, an African nation, who hosted this particular conference. Okay, moving on. Which ministry led the Indian delegation of United Nations Ocean Conference? पूछा रहा है इनमें से किस मिनिस्ट्री ने इंडिया का जो डेलीगेशन है उसको लीड किया था. ऑप्शंस में डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. Now that's a good question. B, C, D, B. Anyone else? Yes, the correct answer is option number D, Ministry of Earth Science. Yes, भाई साहब, Ministry of Earth Science का काम ही यही है कि दुनिया भर में जितने कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं, दुनिया भर में जितने भी पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंसेस इससे रिलेटेड हैं, या जो भी हमारे साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, जैसे इंडिया का जो पोलर रीजन रिसर्च है, जैसे अंटार्कटिक रिसर्च है, आर्कटिक रिसर्च है, ये साइंस कंडक्ट कराएगी, है ना. अगर कोई जियोलॉजिकल सर्वे का है, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट में सर्वे है या रिसर्च है, वो यही मिनिस्ट्री कराती है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री. थोड़ा सा वैसे ही इग्नोर्ड है जैसे सोशल साइंस के टीचर इग्नोर्ड होते हैं स्कूल्स में, बट इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. The United Nations Conference 2020, Ocean Conference 2022 is aligned to which of the Sustainable Development Goal? पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, समटाइम्स इसे डायरेक्टली SDG लिख दिया जाता है ना, तो वो मत करना, कंफ्यूज मत होने का कहीं लिखा हो. कौन सा नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके अंडर ये ओशियानिक कॉन्फ्रेंस होती है? ऑप्शंस में है 12, 14, 15, 17. बताओ. ओके, D, A. और कोई? Now, the correct answer is SDG 14. This particular question is like very less likely to come in this particular क्या कहना चाहिए एग्जाम्स.
बट अगर मैं आपसे मतलब ये क्वेश्चन के पीछे का एक रीजन है कि आपको ये जानना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कितने, राइट? तो अगर आपको नहीं पता तो आप अपने नोट्स में ये चीज अपडेट करेंगे कि कितने एसडीजीज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओवरऑल जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से सेटल डाउन किए गए हैं। ठीक है, सो ओशियानिक प्रोटेक्शन जो है, ओशन की जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, ओशन का जो पर्टिकुलर वो है, क्या कहना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में है। और क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, बड़ा सिंपल है। अभी जबकि हमने सिर्फ 5% ओशन, 5 to 10% ओशन एक्सप्लोर किए हैं, तब ओशन हमारी जरूरत का बहुत सारा पर्टिकुलर जो क्या कहना चाहिए सप्लाई है उसको कंट्रीब्यूट करता है। In future, if we are going to like in a survival phase, then we will need ocean as much as we need land. If we want to exploit the resources of ocean, first we should understand the process of protecting ocean, right? So there are a lot of projects that are going on in India and other countries which are like extreme most and advanced most projects जिसमें हम ocean से mining करने वाले हैं। फिशरीज वगैरह तो तुम्हें पता भी है कि फिशरीज वगैरह जो है वो कंटिन्यूस होती है वहां पे, और उससे भी लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो इसलिए ओशन को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। सो आई गेस आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। मूविंग ऑन, which of the following statement is incorrect regarding the Lisbon Declaration? है ना, it called for the protecting at least 30% of national maritime zone by 2020 2030, है ना, achieving carbon neutrality by 2015, allocating funds to research on oceanic acidification, climate resilience and surveillance. None of these. Very good Sanskriti, Hetvi, Lavanya, very good बच्चे। बताए भैया, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा, हमने कभी सोचा नहीं कि लिस्बन डिक्लेरेशन करके भी कुछ होगा, राइट? पोर्चुगल में ये चीज हुई है। नाउ इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी कार्बन न्यूट्रलिटी से जो पर्टिकुलर रिलेटेड है वो इसमें यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं था, है ना। कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन से रिलेटेड चीजें एनवायरमेंट में एक्सपोज करते हैं या निकालते हैं, हमारे पास अवेलेबल जो फॉरेस्ट कवर है वो इतना स्ट्रांग हो कि हम पूरा का पूरा वो फॉरेस्ट जो है वो क्या कर ले, इसको एब्जॉर्ब कर ले, तब कोई कंट्री कार्बन न्यूट्रल बन जाती है ना। कार्बन पॉजिटिव होने का मतलब है कि कंट्रीज के फॉरेस्ट कवर कंट्री के थ्रू निकाले गए कार्बन को, है ना, जो एनवायरमेंट में हम रिलीज करते हैं, उससे ज्यादा कैपेसिटी रखती है कंजम्पशन की। मतलब फॉरेस्ट जो है निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो कार्बन नेगेटिव हो जाते हैं। जब कार्बन पॉजिटिव की बात आती है तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, हम भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन हमारे पास फॉरेस्ट कवर इतना नहीं है कि हम क्या कर पाए, वहां से उतना जितना निकालेंगे उतना भी कम से कम हम क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए थ्रू फॉरेस्ट, राइट? सो कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में इसमें कोई डिक्लेरेशन में पार्ट नहीं था। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर बी। सो दैट वाज द रीडिंग रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस। ये द हिंदू का क्या था, आर्टिकल था जिसने ओशियानिक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की थी, राइट? मूविंग ऑन, ये कुछ फैक्ट फाइल है जिसमें जो वो निकाली गई डिक्लेरेशन, उसमें आर ओशन आर फ्यूचर, फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन जो है उसकी थीम थी या उसका टाइटल था, है ना। जो हेडक्वार्टर है उसका यूनाइटेड नेशन ओशियानिक कॉन्फ्रेंस का, वो न्यूयॉर्क में है, 2017 में सेट हुआ था। ये सेकंड पर्टिकुलर वो था, क्या कहना चाहिए, कॉन्फ्रेंस थी, है ना। 30% जो है उसको प्रोटेक्ट करना था, कार्बन न्यूट्रलिटी 2040 तक क्या करना था, अचीव करना था, विच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर एनीवन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को क्या करते हैं, ये लीड करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस कई पर्टिकुलर डिफरेंट इनिशिएटिव्स की बात की गई, है ना। मूविंग ऑन, डिजिटल इंडिया वीक, यस, इंडिया में जो पर्टिकुलर अभी पिछले हफ्ते पिछले उसमें गया था, उसमें डिजिटल इंडिया वीक का वो था, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने गुजरात में जाके इसको इनॉग्रेट किया था, और वहां पे कई डिफरेंट चीजें हुई। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिटल इंडिया।
है ना. The concept of Digital India is about like creating, availing all the possible method of convenience in terms of administration, in terms of financial aspect, digitally, right. पैसा ट्रांसफर करना है, डिजिटली कर दो. हमें सरकार की पॉलिसी के थ्रू, नई स्कीम के थ्रू ये बेनिफिट जो है उसको अचीव करना है, ऑनलाइन कर दो, डिजिटल कर दो. सो डिजिटल इंडिया का बेसिक जो पर्टिकुलर रीजन था वो यही था कि जनता को हर बारी जाके ना ऑफिस ऑफिस ना खेलना पड़े, राइट. हर चीज के लिए उसको डिजिटलाइज कर दो. तो इसीलिए उससे रिलेटेड अवेयरनेस और उससे रिलेटेड नई पर्टिकुलर जो चीजें होती हैं, नए इनिशिएटिव हो सकते हैं, नए स्कीम्स हो सकती हैं, all those are being discussed, all those are being like talked, and people were supposed to get aware about those things in this particular week. That is what Digital India Week. Now understand why this is important for CLAT. भैया important week है, Digital India important scheme है. So अगर ये पर्टिकुलर नई स्कीम है और तो और हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो it becomes very important. So I hope you get it why this is important, right? Let's move to the question. Moving on, which of the following statement is incorrect? With an aim to dynamically scale up and sustain the tech ecosystem, Digital India Genesis, a national deep tech startup platform by Ministry of IT वाला जो है ना, with outlay of 750 crore was launched by Pradhan Mantri Shri Narendra Modi. The platform increases the impact of consolidating 10,000 plus tech startup over the course of next 5 years, especially from tier 2 to tier 3 cities of India, which will be equipped with the right tools backed by the conducive infrastructure for starting and scaling up. Digital India Genesis will pave the road for more equal startup ecosystem, or one that evenly represents and aspiration of our ambitious entrepreneurs for including inclusive tech socio-economic development of India. None of these. काफी बड़ा क्वेश्चन, बताओ काफी बड़ा हो गया क्या? The correct answer is option number D. That's none of these. सारे के सारे statement correct है, right? Next question is, Pradhan Mantri Narendra Modi announced the first cohort of Dasha's institution to be supported under the chips to start a program, है ना. कितने institutions जो है उनको क्या किया है, support किया है? 10, 20, 30, 40. Come on. Okay, Vishi said A, Jay said B, Samriddhi said A. The correct answer is option number C, 30. Yes, 30 new startups, 30 new institutions जो हैं उनको क्या किया गया है, इसके साथ एसोसिएट किया गया चिप प्रोग्राम के साथ. Which of the following statement is incorrect regarding the Digital India program? The Digital India program was launched in 2015 by Honorable Prime Minister Narendra Modi to transform India into digitally empowered society and knowledge economy. Government of India entity Bharat Broadband Network Limited, BBNL, which executes the Bharat Net project, is custodian of Digital India project. Motto is power to empower. None of these. बताओ इनमें से कौन सा गलत? Okay, Gautam said B. The correct answer is option number D, none of these. Yes, सारे के सारे statements जो है correct है कि 2015 में launch हुआ था, जो BBNL है वो इसका custodian है ना, और इसका motto है power to empower. Right? Moving on. This was All India Radio का particular article था जो आपके उसमें दिखने को मिलता है ना, जिसके साथ ही अपन ने डिस्कस किया था. These are some fact file
कि क्या कहानी क्या नहीं है। जो 2022 का वीक है उसका पर्टिकुलर थीम है कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकैट, है ना, जो 4 जुलाई से गुजरात गांधीनगर में शुरू हुआ था, 4 से 9 जुलाई के उसमें चलेगा ये, है ना। मोदी जी ने क्या किया था, इसको इनॉग्रेट किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस डिजिटल इंडिया एक्सपो भी था, जिसको हम डिजिटल मेला के नाम से जानते हैं, जहां पे 200 से ज्यादा स्टॉल्स थे जो अपनी डिजिटल सोल्यूशन फैसिलिटेशन जो है उसको शो ऑफ कर रहे थे, है ना। दैट वाज आई रेड इन द हिंदू, है ना, शोइंग ऑफ देयर डिजिटल क्या कहना चाहिए सॉल्यूशंस एंड फैसिलिटेशन, राइट। सो ये उन्होंने किया था और बाकी सारी चीजें दी हुई है जो अपन ने क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था। मूविंग ऑन, लेट्स गेट इनटू सम क्वेश्चंस। Which state emerged as the Best Performer Award in the National Startup Ranking 2021 in the Northeastern State? कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है, किसके लिए, क्या कहना चाहिए, स्टार्टअप रैंकिंग के लिए, नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग के लिए? कम ऑन, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर। ओके, विशी सेड सी। आज डिस्कॉर्ड में हार्डली लाइक, ये क्वेश्चन खत्म करके अपना सेशन हो जाएगा, क्वेश्चंस खत्म करके मतलब लास्ट के। गौतम सेड ए, एनीवन एल्स? Lavanya said B, Janvi A, Samriddhi A. The correct answer is option number C, Meghalaya. The correct answer is option number C, Meghalaya. भैया ध्यान से देखें, जब भी अपन ने डिस्कस भी किया, अपन ने बात भी की है कि जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग बात करता है तो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया पैरामीटर्स होते हैं, है ना, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए रैंकिंग अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट परफॉर्मेंस अलग है, लार्ज स्टेट परफॉर्मेंस अलग है, स्मॉलेस्ट स्टेट परफॉर्मेंस अलग है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें जो स्टार्टअप है उसके लिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो किसने दिया था? मेघालय ने। ऑप्शंस में हु हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो द यंगेस्ट एवर इन इंडिया टू होल्ड दिस क्या कहना चाहिए ऑगस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, राइट। ऑप्शंस में है विशीत दाइमा, राहुल नार्वेकर, पसंग दौजी या विजय कुमार सिन्हा। ये आंसर गलत हुआ किसी का, है ना, तो भरोसा करो मैं डिजिटली कहूंगा तुमको गेट आउट ऑफ द क्लास, क्योंकि डिजिटल इंडिया वीक था पिछले 2 हफ्ते पहले। Maharashtra crisis was one of the most top topic from last 2 months, है ना, and you should know every single point. Who has been appointed as the new chief minister, who is a deputy chief minister, who was a former chief minister, who is the new speaker, who is the new leader of the ruling party, etc. etc. है ना, जब अपन क्लास में डिस्कस करेंगे तो अपन विप और बाकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में भी बात करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राहुल नार्वेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। On Dasha's cooperatives all around the world celebrate the 100th International Day of Cooperatives. वो सारा किस दिन जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया जाता है, which is 100th anniversary of this particular awareness day. Options are 1st July, 2nd July, 4th July, 5th July. Okay, Vishit said C, 4th July. Janvi C, Gautam B, Jay B, Sanskriti 4th. Yes, the correct answer is option number B, that's 2nd of July. ठीक है, 2nd जुलाई को ये पर्टिकुलर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया जाता है। सो भैया तुम्हारे लिए होमवर्क है ढूंढना कोई ऐसी, चूंकि 100th एनिवर्सरी थी तो कोई थीम थी क्या? नहीं। 100 megawatt floating solar photovoltaic project, the country's largest floating solar power plant, has become fully operational in which state? है ना, ऑप्शंस में है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा। ओके, वेरी गुड। यस, द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना, है ना। तेलंगाना में ये पर्टिकुलर फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक क्या कहना चाहिए प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीटली ऑपरेशनल हो गया। एक बात बताओ, अगर फ्लोटिंग है मतलब कहीं तो तैर रहा है ना,
कहीं तैर रहा है तो या तो नदी होगी या लेक होगी या कुछ और होगा, है ना, लाइक डैम होगा, रिजर्वायर हो सकता है। तो क्या हमें रिजर्वायर या उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का नाम भी रखना, याद रखना जरूरी होता है? बाकी तुम समझदार हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज बिकम दी क्या कहना चाहिए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इजराइल? इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन से इजराइल के नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ऑप्शंस में है याइर लैपिड, निफ्ताली बेनेट, बेने गेंस, बेंजामिन नेतान्याहू। ओके, Lavanya, Janvi, Isha said A, Vishwi said B, Hetvi said A. ए भैया ए ही चल रहा है, करेक्ट आंसर भी ए है ना। यस, जो याइर लापिद है उनका नाम आया है भैया, प्राइम मिनिस्टर हुए वो इजराइल के। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया रैंक्स एट विच प्लेस इन टर्म्स ऑफ यूसेज ऑफ बैंक नोट्स? बैंक नोट की यूज में इंडिया किस रैंक पे है ना? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ? Okay, Jay said B. Janvi said B, Vishi said C. Gautam B. Very good. The correct answer is option number B. India stand in the third rank of this particular report. है ना? Next question तरफ चलते हैं. The next question is Union Minister Piyush Goyal released the first edition of State Ranking Index for the National Food Security Act. Right? Which state topped the rank in the index? पूछा रहा है कि जो स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें कौन सा स्टेट टॉप करता है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। सेवेंथ का सी, डी, सी, बी, इसी में काम चल रहा है। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। The correct answer is Odisha. Moving on to next one. Recently, two ministers, Ministry of Minority Affairs and Minister of Steel from National Democratic Alliance government, has resigned from their post as the Rajya Sabha term is coming to an end. Who are them? इनमें से कौन है जिनका राज्यसभा टर्म खत्म हो गया और उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से भी रिजाइन कर दिया? ऑप्शंस में डॉक्टर एस जयशंकर, मनसुख मंडाविया, राइट, स्मृति ईरानी एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्तार अब्बास नकवी एंड आरसीपी सिंह। नन ऑफ दिस। एक और ऑप्शन है, ओके, यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। न्यूज में काफी कुछ आया था, इफ यू रिमेम्बर, कि इनका टर्म खत्म हुआ, दे वर सीनियर लीडर्स, इनको वापस रिटेन नहीं किया गया वगैरह वगैरह। इज देयर लाइक इज देयर काइंड ऑफ थिंग कि जहां पे इनका पॉलिटिकल करियर एंड हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आई थी, राइट। न्यूज में काफी कुछ था, है ना। मूविंग ऑन, the British Prime Minister Boris Johnson has agreed to step down as the Conservative Party leader. Boris Johnson was elected as the Prime Minister in which year? पूछा रहा है कि बोरिस जॉनसन जो है वो किस साल प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट हुए थे? ऑप्शंस में 2014, 2016, 2019, 2021। ओके, ठीक है, 2019, सभी लोग 2019 कह रहे हैं, 2019 इज द करेक्ट आंसर। भाई बोरिस भाई का टाइम खराब चल रहा है। बोरिस भाई इंडिया आए थे और जेसीबी में चढ़ गए थे, उसके बाद जनता ने बोला बोला नहीं नहीं ये सही नहीं है, और फिर बोरिस भाई का टाइम खराब चल रहा है, राइट। और फाइनली, अगर बोरिस जॉनसन हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, तो क्या कोई और भी होगा जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा? द आंसर इज यस। तो आपको क्या करना है, समझ गए तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज नॉमिनेटेड 4 सेलिब्रिटीज फ्रॉम द साउथ इंडिया टू राज्यसभा। वन ऑफ देम इज एन एथलीट, हु इज ही और शी? है ना,
जिनको नॉमिनेट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से राज्यसभा के लिए, उनमें से कौन से एथलीट हैं? हु इज शी और ही? ऑप्शंस में पीटी उषा, पीवी सिंधु, रवि शास्त्री, महेंद्र सिंह धोनी, माही। ओके, एवरीबडी इज लाइक, ठीक है। यस, द करेक्ट आंसर इज पीटी उषा। पीटी उषा किसी इंट्रोडक्शन, मतलब कि कोई इंट्रोडक्शन के लिए उनके लिए जरूरी नहीं है। पीटी उषा इज लाइक अवेयर, और सब लोग इनके बारे में जानते हैं, है ना। करेक्ट। पीवी सिंधु को भी सब जानते हैं, रवि शास्त्री फॉर्मर कोच थे, महेंद्र सिंह धोनी हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। इज देयर एनी ऑफिशियल टीम ऑफ इंडिया फॉर क्रिकेट? जोड़ो, बस मैं तो ऐसी मजे ले रहा था। मूविंग ऑन, nation observed one day state mourning as a mark of respect to slain the former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. And Adashes was brainchild of Shinzo Abe. पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा शिंजो आबे का इनिशिएटिव था, है ना। सार्क, बिम्स्टेक, G7, क्वाड, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। बताओ। रिसेंटली ना जापानीज प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई है। स्क्वाड मैन, पेशेंस, धैर्य, है ना। यस, द करेक्ट आंसर इज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आप सबको पता है क्वाड का सिंपल सिंपल सा मतलब क्या है ना। क्वाड इज एक्चुअली वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, है ना। इन्होंने इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को एस्टैब्लिश किया था जिससे जो चाइनीज डोमिनेंस है पैसिफिक रीजन में, एशिया पैसिफिक में, उसको क्या किया जा सके, काउंटर किया जा सके, है ना। सो क्वाड इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू हम चाइनीज डोमिनेंस को और इंडिया की जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है एशिया पैसिफिक में उसको रिप्रेजेंट करता है। सो क्वाड आपके लिए होमवर्क है, उसके बारे में थोड़ा आगे पीछे जो है उसको क्या करके रखेंगे, लिख के रखेंगे। मूविंग ऑन, who is the current director general of the national disaster response force? इसको कई जगह पे एनडीआरएफ के नाम से भी लिखा रहता है, तो भूलेंगे नहीं, है ना। कौन है नए डायरेक्टर जनरल? अतुल कारवाल, ब्रजेश मोहन, शिवानी पाठक, अमन रस्तोगी। Okay, Hetri said A, Gautam and Janvi is also on A, Vishwajit A, okay, the correct answer is option number A, Atul Karwal, है ना। अतुल कारवाल was the one जिनको एनडीआरएफ का नया डायरेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट किया गया। ऑप्शंस में द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ has made it as a first woman to be featured in the wall of former chief economist of IMF. इनमें से कौन है जो वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट जो है आईएमएफ की गिनी जाएंगी? ऑप्शंस में गीता गोपीनाथ, जयती घोष, देविका जैन, अंजलि सिंह। बहुत इजी है क्या ये क्वेश्चन? आई गेस ये इजी है ना, क्योंकि सभी को पता है कि गीता गोपीनाथ कौन है, राइट। यस, काफी इजी क्वेश्चन है, टुच्चा क्वेश्चन है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द जीएसटी काउंसिल हैज सेट अप अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर चेयर्ड बाय हरियाणा's डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डैश डैश टू जजेस द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द लॉ फॉर सेटिंग अप द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम जीएसटीएटी या जीएसटैट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में है चंद्रमोहन, हुकुम सिंह, रतन सिंह, दुष्यंत चौटाला। बताए भैया हरियाणा के डेप्यूटी सीएम कौन है? अच्छा, हेतवी मतलब चौटाला है तो हरियाणवी। ओके, yes, the correct answer is also Dushyant Chautala. That's option number D. Right. Moving on to next one, the European Parliament voted to make an abortion fundamental right in the 27th nation bloc. The move is a reaction to US Supreme Court overturning the dash 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 judgment.
पूछा रहा है कि कौन सा जजमेंट था जो यूएस की तरफ से आया था अबॉर्शन से रिलेटेड। ऑप्शंस पे है डेप वर्सेस हर्ड, सैलमन वर्सेस सैलमन, है ना, रोई वर्सेस वेड, नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट वन। Rishit and Jay and Hetri said C. अरे बहुत ही इजी है ये, क्या मतलब आई गेस, हाँ मतलब अगर मैं देखूं 2-3 हफ्ते में यूनाइटेड नेशन सॉरी यूएसए की तरफ से जो पर्टिकुलर न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उसमें से वो अबॉर्शन लॉ से ही रिलेटेड था, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसमें जो यूएस की तरफ से कंट्रीब्यूशन था वो था। सो मूविंग ऑन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रोई वर्सेस वेट। Question number 16 said, who has been elected president designated to competition of India industry for 2023-2022, है ना। सो जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उसका प्रेसिडेंट कौन नया इलेक्ट हुआ है? ऑप्शंस में है संजीव बजाज, टीवी नरेंद्रन, आर दिनेश, एस एस भारद्वाज। बताएं। वेरी गुड। यस, द करेक्ट आंसर इज आर दिनेश। जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उसके प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए रिसेंटली फॉर नेक्स्ट 1 ईयर? आर दिनेश। मूविंग ऑन, वो जाबिर है ना, ट्यूनीशिया हैज बिकम द फर्स्ट राइट डैश टेस्ट प्लेयर टू मेक इट टू अ सिंगल्स ऑफ अ फाइनल ऑफ अ विंबलडन। पूछा जा रहा है कि जो जायबेर हैं उनको सिंगल्स फाइनल विंबलडन उसमें क्या कहना चाहिए पहुंचने वाली कौन सी प्लेयर है ना। ऑप्शंस में एशियन, अरेबियन, नॉर्थ अमेरिकन, कॉकेशियन। अच्छा, ओ जावियर का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है ना। अगेन सीबीएसई आईसीएसई आपस में लड़ाई कर सकते हैं। फॉर मी दैट सिंपल, है ना, इंडियन इंग्लिश के हिसाब से काम करता है। राइट, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो गया क्या? नाम ही नहीं सुना। द करेक्ट आंसर इज अरेबियन। द करेक्ट आंसर इज अरेबियन ओरिजिन, ट्यूनीशिया की तरफ से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 27th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, इट इज प्रोजेक्टेड दैट द ग्लोबल पॉपुलेशन विल रीच 8 बिलियन बाय द एंड ऑफ। काफी इजी क्वेश्चन है, पहले डिस्कस कर चुका हूं। तुरंत आंसर करो, 2022, 2023, 2024, 2025। 8 बिलियन मार्क कब पहुंचेगा, किस साल में? ओके, बी सी के उसमें काम चल रहा है। गदो, नवंबर 2022 पहला पैसेज था, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स था, है ना। और मैंने बोला था कि इस साल के एंड में 8 बिलियन पहुंच जाएगी, लेकिन जनता को सुनना नहीं है। राइट, जनता को बिल्कुल नहीं सुनना है। अरे थोड़ा थोड़ा सा शांति से समझा करो, थोड़ा सा शांति से सुना करो। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूं तो तुम बोल सकते हो कि सर यू आर लाइक बहुत स्पीड में आप। ओके, फिर भी क्वेश्चन नंबर 16 एक बार और दिखा देता हूं मैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री जो है 2022-2023 के लिए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए? आर दिनेश, है ना, और फिर उसके बाद आगे की कहानी, ठीक है। ओके, सो 2022 में ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन वाला जो कंसर्ट है वो माफ हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Dash is observed as International Malala Day to salute the Nobel laureate Malala Yousafzai, who works for the women's right to education across the globe, है ना। कौन सा दिन जो है वो इंटरनेशनल मलाला डे के नाम से मनाया जाता है? ऑप्शंस में 10, 12, 14, 15 जुलाई। बताओ। कम ऑन बताएं।
Okay, the correct answer is option number B, 12th of July. है ना? मलाला यूसुफजई बताने की जरूरत नहीं है कि she shared the Nobel Peace Prize with the कैलाश सत्यार्थी himself, है ना? इंडिया पाकिस्तान के लिए अच्छा प्राउड मोमेंट था, हमारी दोस्ती के लिए प्राउड मोमेंट था. So she was women rights क्या कहना चाहिए वर्कर, women rights के लिए लड़ती थी, वो एजुकेशन के लिए लड़ती थी, जिसके लिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने उनको गोली मार दी थी. और दैट इज वाई उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके करेज को सल्यूट करने के लिए नोबेल की तरफ से उनको पीस प्राइज दिया गया है ना. सो 12 जुलाई जो है वो ऑब्जर्व होता है इनके क्या कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन को क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए. मूविंग ऑन, which has become the first state in the country to initiate the process of implementation of center's new education policy. पूछा रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर स्टेट जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इनिशिएट करने की प्रोसेस जो है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर गया है. ऑप्शंस में है उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश. People started saying A. Very good. Very good. Yes, the correct answer is option number A. That's Uttarakhand. न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यू आर अवेयर अबाउट इट. 2020 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रपोज किया कि जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम बहुत सारे बेसिक चेंजेस लाने वाले हैं और हम इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे. ठीक है, और उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इनिशिएशन प्रोसेस है वो उत्तराखंड स्टार्ट कर चुका है और ये पहला स्टेट है जिसने ऐसा किया है. राइट, ओके. सो दिस इज इट फॉर टुडे, है ना, जो हमने डिस्कस किया और जो भी हमारे पास था. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन. वी आर स्टिल हैविंग लीगल अपडेट्स पेंडिंग दैट विल बी टेकन बाय समवन जो भी है अपने पास टीम में, है ना, जिनको भी लीगल का वो है. एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. आई होप यू गाइस गेट लॉट्स ऑफ स्टफ, लॉट्स ऑफ गुड स्टफ, करंट अफेयर्स फॉर क्लैट एंड अदर पर्टिकुलर एग्जाम्स जो भी आपके उसमें है ना. राइट, so अपन next session में मिलते हैं. Till then, have a great day ahead. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. Make sure to stay motivated, stay positive for your studies. जल्दी मिलते हैं. See ya. Good night, guys. Vishit, I'll try. मैं सेट करता हूँ, ठीक है.